तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है यूपीएसआई की। उसका हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया है और आज से हम क्लासें देखेंगे। ठीक है ना। इसमें हम सबसे पहले संविधान स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी संविधान के बारे में जानकारी ये बता देता हूँ कि संविधान कहते किसे हैं, संविधान क्या होता है। ठीक है ना। मान के चलो कोई एक देश है, कोई एक राज्य है, या आपका एक परिवार है। आप मानो आपका एक परिवार है और आपके परिवार में कुछ नियम होंगे कि उसमें आप क्या काम करोगे। आपका पढ़ने का काम होगा, आपके पिताजी के काम करेंगे, आपकी माता जी के काम करेंगे। सबके अपने अपने काम हैं। ठीक है ना। जैसे कि सबके अपने अपने काम हैं, लेकिन उन जो काम है, जो नियम कानून है, जो कि नियम और कानून है, उनको कहीं लिखा नहीं गया है। ठीक है ना। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको लिखा जाता है। जिन नियम कानून से हमारा परिवार चलता है, उसी प्रकार हमारा देश चलता है। उन्हीं नियम कानून को हम संविधान कहते हैं। संविधान भी लिखित हो सकता है और अलिखित हो सकता है। ठीक है ना। और अलिखित हो सकता है, लिखित हो सकता है और अलिखित हो सकता है। ये तो हुई हमारी छोटी सी एक संविधान के लिए जानकारी। ये तो हुई हमारी एक संविधान के लिए छोटी सी जानकारी। अब हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एक सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। संविधान के अंदर, हमारे संविधान के अंदर जो मूल संविधान था, उसके अंदर 395 अनुच्छेद, ओके, 12 नहीं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12। कितने भाग थे? 22 भाग थे, जो अब कुछ बढ़ गए हैं। ओके। इसी भाग को हम स्टार्ट करेंगे। इनमें हम देखेंगे संविधान का भाग 1। कितने भाग बताए मैंने आपको अभी? मूल संविधान में कितने थे? 12। अब कितने हो गए हैं? 25। उन 25 भाग में से हम अपना अभी एक पहला भाग स्टार्ट करेंगे। हमारे पहला भाग किससे रिलेटेड है? हमारा पहला भाग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान क्या होता है, आपके मन में विचार आया होगा कि संविधान है, हमारे देश को लागू करता है, लेकिन हमारे देश में कहां कहां लागू होगा? क्या दूसरे क्षेत्र में भी लागू होगा? कहां कहां कितने एरिया में लागू होगा? वो चीज हमारे संविधान के भाग 1 में बताई गई है। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, कि हमारा संविधान कहां कहां लागू होगा, किस क्षेत्र पे लागू होगा। जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है एक यूनियन, यूनिटी। ठीक है ना। हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? हमारे यहाँ राज्य हैं। उन राज्यों ने मिलकर क्या बनाया है? एक संघ बनाया है। ठीक है ना। एक हमने संघ बनाया है। उस संघ के अंदर कुछ राज्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। उन केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार कैसे काम करेगी? संविधान हमारा लागू कहाँ होगा? केंद्र शासित प्रदेशों में होगा, संघ में होगा, राज्यों में होगा। ठीक है ना। उसी में हम देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 1। ये अनुच्छेद 1 लिखा हुआ है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कि संविधान हमारा कहां लागू होगा। भारत की जो पहचान होती है, भारत की पहचान, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है ना। भारत की पहचान इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का संघ है। मैंने आपको बताया था अभी, राज्य हैं, उन राज्यों को मिला के क्या बनाया हमने? एक संघ बनाया है। ओके। हमने राज्यों को मिला के क्या बनाया है? एक संघ बनाया है। भारतीय संघ अमेरिका की तरह नहीं है। ठीक है ना। कुछ संघ ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2-3 लोग हैं, 2-3 राज्य हैं, वो आए और उन्होंने मिलकर, ये है एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, ये 3 आए और इन तीनों ने आके एक संघ बना लिया। ठीक है ना। अगर ये 3 आए और इन तीनों ने आके संघ बना लिया, तब क्या होगा? ये कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। जो एक बार आया है वो कभी भी जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन यदि संघ है और उस संघ ने सभी राज्यों को अपने पास बुलाया है, तो वो संघ की बिना मर्जी के नहीं जा सकते। ऐसे ही भारत के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो राज्य हैं, उन राज्यों को भारत के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि अगर हम अमेरिका का संविधान देखते हैं, तो अमेरिका के संविधान के अंदर राज्यों को
अलग होने का अधिकार है, ठीक है ना। तो ये हमारे अनुच्छेद 1 में दिया गया है क्या, कि भारत जो कि राज्यों का संघ होगा वहां लागू होगा, ठीक है ना। भारत जो कि राज्यों का संघ होगा, मैंने आपको भारत बता दिया क्या है, राज्य बता दिया, ठीक है ना। राज्यों का संघ होगा जहां हमारा संविधान लागू होगा। उसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद 2। मान लो कुछ क्षेत्र ऐसा है जो अभी वर्तमान में नहीं है, ठीक है ना, अभी वर्तमान में नहीं है। अगर कोई दूसरा क्षेत्र है, जैसे कि पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है या चीन का कोई क्षेत्र है, और उसको हमको शामिल करना है अपने क्षेत्र में, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, वो शक्ति हमने संसद को दी हुई है, ठीक है ना, कि किसी भी क्षेत्र को हम अपने देश के अंदर अपने नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि किसी क्षेत्र को हम अपने भारत के अंदर कैसे प्रवेश दिला सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 2 कहता है कि हम किसी भी क्षेत्र को, जो दूसरे देश का क्षेत्र है, दूसरे एरिया का क्षेत्र है, किसी भी एरिया को, क्षेत्र को, कुछ भी है, उसको हम भारत के अंदर कैसे शामिल करा सकते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, जो राज्यों का आंतरिक गठन है, ये तो हमने बात कर ली, जो कि बाहर का एरिया है, ठीक है ना। बाहर से अगर हम किसी को अपने पास शामिल करते हैं तो ये उससे संबंधित है। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 3 उससे संबंधित है, मान के चलो कि उत्तर प्रदेश है, यूपी है, और हम सब जानते हैं यूपी की जनसंख्या समथिंग 25 करोड़ है, ठीक है, एरिया भी काफी बड़ा है। तो यदि आने वाले समय में केंद्र के मन में विचार आए कि हमको यूपी के अंदर, यूपी को हमको तोड़ के 3 राज्य बनाने हैं, क्या करने हैं, 3 राज्य बनाने हैं, ठीक है ना, तो राज्यों का जो आंतरिक पुनर्गठन है वो कहां है, संसद कर सकती है। क्या कर सकती है, संसद। क्या क्या काम कर सकती है संसद, क्या क्या काम कर सकती है संसद, नया राज्य बनाना, कोई नया राज्य बना सकती है, ठीक है ना, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना या घटाना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। सीमाओं में परिवर्तन करना, ये एक राज्य है यूपी। उसके बाद ये एक राज्य है बिहार, ठीक है ना, बिहार हम ऐसे लिख लेंगे, बिहार है। अगर चाहे तो ये यहां तक बिहार की सीमा को कर सकती है, ठीक है ना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बिना राज्य की परमिशन के केंद्र राज्य के राजनीतिक मानचित्र में या भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है और नाम बदल सकती है, ठीक है ना, और नाम बदल सकती है। जैसे कि वर्तमान में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसका जो पुराना नाम था वो था संयुक्त प्रांत, ठीक है ना, जो पुराना नाम था वो था संयुक्त प्रांत, लेकिन उसको अब बदल के क्या कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार वो नाम चेंज कर सकती है, ठीक है ना। अब किसी क्षेत्र का नाम चेंज हो रहा है, किसी क्षेत्र को हम भारत के अंदर शामिल कर रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, राज्य को बना रहे हैं, राज्य को बिगाड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए हमको संविधान में भी थोड़ा परिवर्तन करना होगा। संविधान का हमारा जो अनुच्छेद 1 है उससे संबंधित हमारी अनुसूची 1 है, जो हमारा अनुच्छेद 1 है उससे ही संबंधित हमारी अनुसूची 1 है, जिसमें यह बताया गया है कि कौन से राज्य की सीमा कितनी है, कितना एरिया है, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो अगर हम परिवर्तन करेंगे तो अनुसूची में परिवर्तन करना होगा, उससे हम संविधान में कुछ नए शब्द लिखेंगे या कुछ घटाएंगे, जोड़ेंगे, और उसी को हम बोलते हैं संविधान संशोधन, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं संविधान संशोधन। लेकिन देखने की बात यह है कि जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 ये बताता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य को बनाया गया है, किसी राज्य को हटाया गया है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया है, सीमा में परिवर्तन किया गया है, कुछ भी किया है, एनीथिंग, ठीक है ना, तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा अनुच्छेद 1 है वो बताता है कि भारत जो राज्यों का संघ है, ठीक है ना, जो राज्यों का संघ है, वहां क्या होगा, हमारा संविधान लागू होगा। अनुच्छेद में मैंने आपको 2 क्या बताया है, मैंने आपको अनुच्छेद 2 में देखें तो मैंने क्या बताया है, नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि भारत के अंदर हम नए राज्यों का प्रवेश कैसे करा सकते हैं। अनुच्छेद मैंने 3 में आपको क्या बताया है
कि भारत के अंदर जो राज्य पहले से ही उपस्थित हैं उनके अंदर अगर हमको परिवर्तन करना है, उनके अंदर अगर हमको परिवर्तन करना है तो हम किस प्रकार कर सकते हैं। प्रकार मैंने आपको अभी बताया नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम कानून बनाते हैं और किसी किसी क्षेत्र को हम लेते देते हैं, नया राज्य बनाना, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 3 में आ गए। अनुच्छेद 4 में मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद 2 के और 3 के तहत जो भी किया गया परिवर्तन है वो संविधान संशोधन नहीं कहलाया जाएगा। ओके, देखिए अभी हम इसको केवल इतना ही लेके चलेंगे। जब हम आगे आने वाले समय में फाउंडेशन पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको इतनी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आप देखते ही रह जाएंगे, ठीक है ना। अगला हमारा संविधान का भाग 2। देखिए पहला भाग क्या है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया संविधान है हमारा। पहला भाग क्या है कि हमारा संविधान कहाँ लागू होगा, ठीक है ना। कोई भी क्षेत्र है, अगर हम किसी एक खाली क्षेत्र पे अगर हम संविधान लागू करें तो कोई फायदा है नहीं। वहां लागू होने के लिए, वहां लागू होने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ, जैसे मान लो कि चलो कोई राज्य है, यहां राज्य आप राज्य नहीं समझेंगे, यहां राज्य का मतलब है कोई देश। राज्य देश को संबोधित करता है यहां पर। तो राज्य किसको बोलते हैं, राज्य जहां पर जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, ठीक है ना, और क्या होनी चाहिए, संप्रभुता, संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है ना। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 होने चाहिए। हमने भूभाग देख लिया है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने भूभाग देख लिया है कि कौन सा भूभाग पे लागू होगा, किस क्षेत्र को हम कैसे ले सकते हैं, किस क्षेत्र को हम दे सकते हैं, राज्य का गठन कैसे कर सकते हैं, राज्य को हटा कैसे सकते हैं, सब हमने देख लिया है, ठीक है ना। लेकिन हमने एक चीज देखी है, जनसंख्या। जनसंख्या से रिलेटेड हम देखेंगे नागरिकता, जो कि भाग 2 में दिया गया है। नागरिकता भाग 2 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक बात करता है। अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, इसी तरीके से अनुच्छेद 11 तक हम देखेंगे। उसके बाद अधिनियम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है, ठीक है ना। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, भारत में जिस समय संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान कब लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय पर जो व्यक्ति भारत के अंदर रह रहे थे उनको नागरिकता का प्रावधान करता है, ठीक है ना। जो भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत का नागरिक होगा तो भारत का, और उसके उसमें भी हम क्या देखेंगे, उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है ना, वह व्यक्ति भारत का निवासी माना जाएगा या भारत का नागरिक माना जाएगा। कौन, जो कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होगा, उसको हम क्या मानेंगे, भारत का नागरिक मानेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 6, हमारा अनुच्छेद 6 क्या बताता है, जैसे कि ये हमारा अविभाजित भारत है और इसका विभाजन हुआ, एक तरफ तो हमारा इंडिया आया और एक तरफ आया पाकिस्तान, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में रहने के इच्छुक नहीं है, ठीक है ना, शायद आप होते तो आपका भी मन नहीं होता। पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आ गए, ठीक है ना, पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आ गए, तो भारत क्या करेगा, उनको नागरिकता देगा कि नहीं देगा। तो अनुच्छेद 6 क्या बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है ना, उनका प्रावधान करता है, ठीक है ना। बाकी आप पीडीएफ में दिया गया है, बाकी तो देख लेना कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आए थे, ठीक है ना, और भारत में निवास कर रहे थे, उनको नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, ठीक है ना, और 19 जुलाई 1948 के बाद उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, आपको ही मान के चलिए, मैं आपको मानता हूं कि आप अविभाजित भारत के अंदर, जो हमारा अविभाजित भारत था उसमें हम इंडिया के अंदर थे, ठीक है, इंडिया के अंदर थे, लेकिन आपका मन हुआ कि इंडिया एक अच्छा देश नहीं है और मुझे पाकिस्तान के अंदर जाना है, आप पाकिस्तान चले गए, ठीक है, आप चले गए पाकिस्तान। आपने वहां जाके देखा तो यहां की कंडीशन तो सबसे ज्यादा खराब है,
फिर आप पुनः पाकिस्तान से कहां आ गए, पाकिस्तान से आ गए इंडिया के अंदर, आप पाकिस्तान से आ गए इंडिया के अंदर। तो अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 7 में बताया गया है जो भारत से पाकिस्तान गए और उसके बाद पाकिस्तान से पुनः भारत आ गए उनको नागरिकता, लेकिन कब, 1 मार्च 1947 के बाद। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद भारत आ गए उनको नागरिकता। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है, ठीक है ना। जैसे कि आप सब जानते थे, जो हम एक समय पढ़ेंगे या एक टॉपिक पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कुछ लोगों को गुलाम बनाकर भारत से ले जाया गया, कुछ लोगों को गुलाम बनाकर भारत से ले जाया गया। उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, जो व्यक्ति भारत में जन्मे लेकिन उनको वहां ले गए, तो उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भारत के अंदर नहीं है, वहां है, तो वहां से अगर वो आके, वहां से आके अगर वो भारत के अंदर रहना चाहते हैं तो वो भारत के अंदर आके रह सकते हैं, और भारत का संविधान उनको वही नागरिकता देगा जो कि भारत में पहले से रह रहे व्यक्तियों को नागरिकता मिल रही है। ठीक है, जो नागरिकता बाकियों को मिल रही है वही नागरिकता किसको मिलेगी, जो व्यक्ति आएंगे। लेकिन कौन आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाएंगे, वही आएंगे जिनके माता पिता, ठीक है ना, या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या दोनों भारत के हों, ठीक है ना, वही आएंगे। लेकिन उनको भी क्या करना है, पंजीकरण करवाना होगा, उनको भी क्या कराना होगा, पंजीकरण, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि कौन व्यक्ति भारत के अंदर आया है, और आया है तो जो वो बता रहा है कि हम, जो हमारे दादा थे या हमारे पिताजी थे वो भारत के अंदर थे, वेरिफिकेशन तो करना होगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 ये क्या बात करते हैं, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ये बात करते हैं कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें मैंने आपको एक जगह भी ये तो नहीं बताया कि किस तरीके से हम नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, ये केवल ये बताता है कि 5, 6, 7, 8 कि कौन भारत का नागरिक होगा। अब मान के चलिए, आप मान के चलिए कि आपको भारत से कोई दूसरे देश में आप गए, जॉब के लिए गए, पढ़ने के लिए गए, किसी भी कारण से आप गए, दूसरे देश के अंदर गए, और वहां पे आपने जाके उस देश की नागरिकता ले ली, अपनी खुशी से ली है, अपनी इच्छा से ली है, अपने उस देश की नागरिकता ले ली, तो क्या होगा, अनुच्छेद 9 के तहत, अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी की नागरिकता ले लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति दो देशों को एक साथ नागरिक तो नहीं हो सकता है। भारत में द्वैध नागरिकता की अनुमति नहीं है, भारत के अंदर द्वैध नागरिकता की अनुमति नहीं है। ठीक है ना। अब हम आए आगे अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 ये कहता है नागरिकता का निरंतर बने रहना। ठीक है, जैसे मान के चलो आप कोई गलती करते हो तो आपको उसके लिए सजा मिलेगी। ठीक है, लेकिन यदि आप गलती बड़ी करते हो जिससे कि भारत की अखंडता को कोई हानि होती है या फिर भारत की एकता प्रभावित होती है, तो क्या आपको माफ किया जाएगा? नहीं। तब क्या किया जाएगा, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी नागरिकता साधारण रूप से चलती रहेगी। लेकिन नागरिकता समाप्त कौन करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसको है? संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। किसकी? उस व्यक्ति की जो भारत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा। ठीक है, जो भारत की अखंडता को हानि पहुंचाएगा, भारत की एकता को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, यह हमने देखा है। अनुच्छेद 5 में हमने क्या देखा? वह व्यक्ति जो भारत में रह रहे उनको नागरिकता। अनुच्छेद 6 में जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः भारत आ गए उनको नागरिकता। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? वह व्यक्ति जो भारत के निवासी थे लेकिन अब वो दूसरे देश में हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके नाती पोते हैं, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है
यदि आपने किसी भी देश की नागरिकता अपनी इच्छा से ग्रहण करी है तो भारत से आपकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत आपको द्वैध नागरिकता प्रदान नहीं करता है। ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि आप संविधान के अनुसार चलेंगे। जब तक कि मान के चलो कि किसी देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा है और आप उस देश के निवासियों से बात कर रहे हैं तो भारत की अखंडता को हानि होगी कि नहीं होगी, एकता को हानि होगी नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसे केस में आपको माफ किया जाएगा नहीं किया जाएगा तो आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। कौन कर देगी? संसद। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद 11। ये तो मैंने आपको ये बताया है कि 5 में क्या है 6 में क्या है कि नागरिक हम किसको मानेंगे। अब मान के चलो कोई दूसरे देश से नागरिक आता है, कोई व्यक्ति दूसरे देश से आता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो कैसे लेगा? किसी नागरिकता की हम किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करते हैं तो वह कैसे समाप्त करेंगे, वो कैसे पता चलेगा हमको? उसके लिए अनुच्छेद 11 बोलता है कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद को क्या है? कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है ना। और उसने बनाया भी, क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है। संसद ने क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें बार बार संशोधन होते रहे हैं। ठीक है। जिसमें बार बार संशोधन होते रहे हैं। अब हम एक बात देखते हैं कि अगर हमको नागरिकता लेनी है, अभी तक हमने क्या बात करी है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। मैंने ये तो आपको नहीं बताया कि नागरिकता लेंगे कैसे, ये नहीं बताया ना। अब हम देखेंगे नागरिकता लेंगे कैसे। अगर तुमको नागरिकता लेनी है तो किस तरीके से लेते हो? पहला, जन्म से। जैसा कि हमारा जन्म हो, आपका जन्म हुआ, हमने कहीं पंजीकरण तो नहीं कराया, नहीं कराया ना। हमारा जन्म हुआ और हमको जन्म से नागरिकता मिल गई भारत की। वो कैसे मिल गई? भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति है और उसके माता पिता में से कोई भारत का निवासी है। ठीक है ना। भारत के अंदर जन्मा है और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का निवासी है तो क्या मिल जाएगी? उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। 2003 में संशोधन किया गया। किस में किया गया? नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। कब? 2003 में। और उसमें यह बताया गया था कि मान के चलो कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई एक लड़की है, ठीक है, कोई एक लड़की है और कि दूसरे देश से एक लड़का आया और उनका जो संतान थी, उनका जो कोई बच्चा था, उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? जन्म से, ये बोला गया है। लेकिन यदि वो व्यक्ति अवैध रूप से भारत आया है तब, यदि वो व्यक्ति अवैध रूप से आया है, इसमें चेंज भी हो सकता है, लड़की अवैध रूप से आई हो और लड़का भारत का निवासी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर अवैध रूप से आया है तो क्या होगा? उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? इसमें बताया गया है कोई माता पिता अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। माता पिता अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए। दूसरा तरीका क्या है नागरिकता लेने का? वंश द्वारा। व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो, मान लो आप हैं, आपके माता पिता बाहर घूमने गए, या आप हो, आप बाहर घूमने गए, ठीक है, और आपको कोई बच्चा हुआ, आपको कोई बच्चा हुआ तो क्या वो भारत का निवासी नहीं होगा क्योंकि उसका जन्म भारत में नहीं हुआ? ऐसा होगा? नहीं। लेकिन आपका वंश कहाँ का है? भारत का। वंश कहाँ का है आपका? भारत का। तो वो भारत का निवासी माना जाएगा। ठीक है ना। वो भारत का निवासी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भारत की भूमि पर ही तो जन्म नहीं हुआ है। आपके पास तो भारत की नागरिकता है ना, इसलिए वो भारत का निवासी माना जाएगा। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। कोई भी व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि भारत की नागरिकता ले सकता है कैसे? पंजीकरण करा के। कैसे ले सकता है? पंजीकरण करा के। ठीक है ना। पंजीकृत व्यक्ति भी नागरिकता ले सकता है। कैसे? प्राकृतिकरण द्वारा। ठीक है ना। कोई विदेशी भी 12 वर्ष तक अगर भारत में रह रहा है, अच्छा चरित्र है उसका, तो कैसे मिलेगी उसको? नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है ना। उसको साधारणतः नागरिकता मिल जाएगी। ये है क्षेत्र का समावेशन। मैंने आपको अभी बताया था संविधान का, आप याद कीजिए, अनुच्छेद नंबर 2 कि भारत के अंदर जो संघ है, केंद्र है, वो किसी भी क्षेत्र को, जो बाहर का क्षेत्र है, उसको भारत के अंदर प्रवेश दिला सकता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि किसी भी क्षेत्र को भारत के अंदर प्रवेश दिला सकता है। तो अगर कोई क्षेत्र भारत के अंदर प्रवेश दिलाया जाएगा तो उसके अंदर जो रह रहे लोग हैं उनको खाली करा दिया जाएगा? क्या उनको खाली करा देंगे, भगा देंगे कि हमने ये क्षेत्र अपने अधिकरण में ले लिया है और आप लोग भाग जाइए, हमने केवल क्षेत्र लिया है, यहाँ की हम जनसंख्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। वहां की जनसंख्या को स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। किस तरीके से? नागरिकता किस तरीके से मिल जाएगी? क्योंकि हमने उस क्षेत्र का
समावेशन क्या है, वो क्षेत्र हमने अपने आप में शामिल कर लिया है। क्षेत्र के समावेशन द्वारा नागरिकता, इसमें क्या है, यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल किया जाता है तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिक घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 1961, ठीक है ना, उदाहरण के लिए 1961 में। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपके काम के द्वारा भारत की जो अखंडता है, समझ रहे हैं ना आप, भारत की अखंडता, भारत की एकता, इनको हानि होती तो क्या होगा, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन उसे समाप्त करने की कोई प्रक्रिया तो होगी, कोई ना कोई प्रक्रिया तो होगी, या आपकी नागरिकता समाप्त होगी तो कौन करेगा। तो नागरिकता समाप्ति के लिए क्या है, नागरिकता समाप्ति के लिए 3 तरीके बताए गए हैं, ठीक है ना। या तो मैंने आपको अनुच्छेद 9 याद करो, 9 क्या बताया था, आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो भारत से आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भारत से नागरिकता लेने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके से समाप्त हो जाएगी। आपने त्याग कर दिया, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक स्वेच्छा से कि लिखित रूप से भारतीय नागरिकता का त्याग कर जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, ठीक है, उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। दूसरा क्या है, समाप्ति द्वारा, दूसरा है समाप्ति द्वारा। अनुच्छेद 9 में क्या है, यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनी इच्छा से ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना, यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनी इच्छा से ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होगा, भारत से आपकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, ठीक है ना। इसमें लिखा भी हुआ है, अनुच्छेद 9 से संबंधित है, ठीक है। वंचन द्वारा, 3 तरीके हमने देख लिए, 2 तरीके हमने देख लिए, 2 से बाद में तीसरा क्या है, वंचन द्वारा। वंचन द्वारा में क्या आता है, धोखाधड़ी से यदि आपने नागरिकता ग्रहण की है, ठीक है ना, यदि आपने धोखाधड़ी से भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो आपकी नागरिकता क्या होगी, छीनी जा सकती है, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। मैंने आपको बताया यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में आया है तो उसके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या उसके बच्चों को ही नागरिकता मिलेगी, उसकी भी तो नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक है, ठीक है। युद्ध के समय शत्रु देश के नागरिक, शत्रु देश से संबंध हो, मैंने आपको बताया कि यदि आप हैं जो भारत के पंजाब इलाके में है, ठीक है, पंजाब कहां से मिला हुआ है, पाकिस्तान से मिला हुआ है, पंजाब पाकिस्तान से मिला हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में हो और आप वहां पर टेलीफोन से बात करते हैं कि हाय हेलो क्या हो रहा है, ठीक है ना, आप कुछ भी बात करते हैं शत्रु देश से और भारत का उस देश के साथ युद्ध चल रहा है, भारत का उस देश के साथ युद्ध चल रहा है और आप उस देश में बात कर रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि आप भारत की अखंडता को, जो आप भारत की अखंडता को हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, आप भारत की अखंडता को हानि पहुंचा रहे हैं। और यदि मैंने आपको बताया कि यदि आप भारत की अखंडता को हानि पहुंचाते हैं तो भारत से आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है, भारत से आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मैंने आपको बताया, देखो हम एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। अनुच्छेद 1 में क्या बताया मैंने आपको, भारत जो कि राज्यों का संघ है, भारत जो कि राज्यों का संघ है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत जो कि राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद क्या करेगी, कानून बनाकर, नियम कानून बनाकर क्या करेगी, किसी दूसरे क्षेत्र से, किसी भी दूसरे देश से क्षेत्र को अपने देश में शामिल कर सकती है, क्या कर सकती है, दूसरे क्षेत्र को, ठीक है ना, क्षेत्र को शामिल कर सकती है, ठीक है ना, क्षेत्र को शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 3 में मैंने आपको क्या बताया, जो मौजूदा राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये राज्य हैं, इनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, काय में, नामों में, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना, नामों में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है और घटा सकती है, इतना काम कर सकती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 4 में मैंने आपको क्या बोला था, अनुच्छेद 4 में मैंने बोला था कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो भी परिवर्तन होंगे
वो परिवर्तन क्या होंगे? वो संविधान संशोधन नहीं कहलाए जाएंगे, वो संविधान संशोधन नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है ना, संशोधन नहीं कहलाए जाएंगे। वो संविधान संशोधन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वो संविधान संशोधन नहीं होंगे, यानी कि उनका अनुच्छेद 368 से कोई भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, आज हमने क्या देखा? संविधान का भाग 1 देखा, जिसमें हमने अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 देखा। उसके बाद हमने नागरिकता देखा, किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, किसको नागरिकता नहीं मिलेगी, कितने तरीके से हम नागरिकता ले सकते हैं, कितने तरीके से हम नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, संविधान देखा। उसके बाद हम आगे टॉपिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे टॉपिक करेंगे। आप क्या करेंगे? इन दोनों टॉपिक को तैयार करके आएंगे। हम क्या करेंगे अगले सेशन में, जो हम अगली क्लास लेंगे, उसमें मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा जो इन्हीं टॉपिक से होंगे। क्या करेंगे? मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और जो भी बच्चा उन 10 में से 9 क्वेश्चन कर पाएगा, वो मान के चलो कि यूपीएससी में उसका नंबर कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।